वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हों, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हों। दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जय हिंद साथियों, आई एम राजीव पांडे और मैंने यूपीएससी द्वारा साल 2024 में आयोजित सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 387 हासिल की है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहूँगा। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। अक्सर मेरे पिताजी मुझसे ये बात कहा करते थे कि या तो परिस्थिति के अनुसार स्वयं ढल जाओ या परिस्थिति को स्वयं के अनुसार ढालने की क्षमता रखो। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद के एक पहाड़ियों के बीच में बसे हुए छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक जनरल स्टोर चलाते हैं और मेरी माताजी आंगनबाड़ी में वर्कर हैं। अगर मैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन की बात करूँ, स्कूलिंग की बात करूँ, तो मेरी क्लास 8th तक की स्कूलिंग गांव के ही एक पास के विद्यालय में सरस्वती विद्या मंदिर में कंप्लीट हुई। उसके बाद 9th से 12th तक मैंने विवेकानंद विद्या मंदिर अल्मोड़ा से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। यानी कि 8th के बाद मैंने गांव से शिफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट की तरफ मैं चला गया था। बचपन से ही मैं गांव में देखा करता था कि लोग, युवा सभी सड़कों पर दौड़ा करते थे, तो मुझे अक्सर कौतूहल हुआ करता था। पर तब उत्तराखंड में, या अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से जानेंगे कि यहाँ आर्मी एंड आर्म फोर्सेस के प्रति एक अप्रतिम सम्मान की भावना रहती है। उसके बाद जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स मैंने देशबंधु कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने कंप्लीट किया। और मैं बचपन से ही एक एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट के तौर पर रहा हूँ। तो 2021 में जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि बचपन से ही मेरे पिताजी मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में बताया करते थे। क्लास 9th के आसपास से मुझे पता चला कि ये भी कोई एग्ज़ाम होता है और ये एक प्रतिष्ठित सेवा है। तो मेरा रुझान इस ओर ज़रूर था, परंतु मैंने कोई भी डेडिकेटेड प्रिपरेशन इसके लिए नहीं की थी। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2021 लास्ट और 2022 फर्स्ट से मैंने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मुझे पता नहीं था कि रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल करने हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है। किसी ने बोला सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ लो, तो स्टार्ट कर दी सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ना। पर क्यों पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, क्या सारी पढ़ना इतना ज़रूरी है, अगर समय कम हो तब भी ज़रूरी है, ये कुछ भी चीज़ पता नहीं थी। उसके बाद कुछ समय बाद मुझे लगा कि मैं रॉन्ग ट्रैक में जा रहा हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब की हेल्प ली, मैंने टेलीग्राम में कुछ जो पीडीएफ मिलती है उनकी हेल्प ली। उसके बाद मैंने देखा कि यार मेरा ट्रैक सही नहीं है, मुझे सिलेबस देखना चाहिए, मुझे और चीज़ें एग्ज़ाम पीवाईक्यूज़ देखने चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे एग्ज़ाम की दृष्टि से सही है भी या नहीं। उसके बाद मैंने एक सही ढंग से अपनी तैयारी को अंजाम देने की सोची। सर्वप्रथम मैंने 2023 में यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स दिया और उस प्रीलिम्स को देख के मेरी हवाइयाँ उड़ गई और मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया। मेरा सीसेट ही क्लियर नहीं हो पाया। इवन मैं मैथ्स बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं सीसेट क्लियर नहीं कर पाया। तो मुझे उस वक्त धक्का लगा कि हम इस काबिल भी नहीं हैं कि एक सीसेट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। जीएस की बात तो छोड़ ही दो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने अन्य एग्ज़ाम दिए, यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस का एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। 2023 में ही मैंने सीएपीएफ का एग्ज़ाम दिया, वहाँ 4 नंबर से मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट पेपर ही क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद और एग्ज़ाम्स में भी मैंने कोशिश की। मैंने उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम दिया, वहाँ क्लियर नहीं हुआ। मैंने 2024 में यूपीएससी सीएससी का दोबारा प्रीलिम्स दिया, उसमें क्लियर नहीं हुआ। कोस्ट गार्ड का पीएसबी में मैं स्क्रीन आउट हुआ। मैंने एसएससी सीएचएसएल दे दिया था पहले, उस वो क्लियर नहीं हो पाया था। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 2024 में दिया, वहाँ 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स से मैं क्लियर नहीं कर पाया। फिर मुझे लगा क्या मुझे स्टेट एग्ज़ाम्स की ओर शिफ्ट करना चाहिए या कुछ दूसरे एग्ज़ाम्स की बारे में सोचना चाहिए, दूसरे करियर फील्ड के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं किया था, एडमिशन जरूर लिया था पर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था पोस्ट ग्रेजुएशन। तो लगा कि क्या हायर एजुकेशन की तरफ जाना बेटर चॉइस थी। समझ नहीं आ रहा था कहाँ लाइफ लेके जा रही। 2024 का सीएपीएफ का एग्ज़ाम दिया, सीडीएस का एग्ज़ाम दिया।
उसके बाद मैंने उत्तराखंड डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, वहाँ मेरा 3 मार्क्स से वो क्लियर नहीं हो पाया था। उत्तराखंड लोअर पीसीएस दिया था, वहाँ 0.32 मार्क्स से मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया था। 2024 में ही लकीली सीडीएस और सीएपीएफ दोनों के मेरे एग्ज़ाम क्लियर हुए और मैं सीडीएस में स्क्रीन आउट हो गया एसएसबी में। उसके बाद सीएपीएफ की मैंने फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या किया, हम अक्सर दौड़ा करते थे क्योंकि गांव में सभी लोग आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, तो अक्सर सुबह को सब लोग दौड़ा करते हैं, तो उन्हीं बच्चों के साथ मैं भी दौड़ा करता था। तो मुझे ये पता नहीं था कि इस ओर जाना है, परंतु हाँ, सम्मान की भावना मेरे मन में आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस के प्रति हमेशा से रही है। उसके बाद फिजिकल की तैयारी की अगर मैं बात करूँ तो मेरा दिसंबर में फिजिकल था, तो मैंने सड़कों पे दौड़ना स्टार्ट कर दिया। एक जंप की बात होती है जहाँ पर लॉन्ग जंप करना रहता है, तो लॉन्ग जंप के लिए यहाँ ग्राउंड नहीं था, गांव में कोई ग्राउंड नहीं था, एक खेत था, तो हमने खेत पे ही प्रैक्टिस करने की सोची। वहाँ जो रेसिड्यू होते हैं, तो मैंने सोचा नंगे पाँव प्रैक्टिस करूँगा। तो हालांकि रेसिड्यू में पाँव में चुभते थे वो, परंतु एक टाइम के बाद फिर आदत होगी, तो कूदने लगे। उसके बाद क्या होता है कि कई लोग लाइन क्रॉस कर जाते हैं कूदते वक्त, तो हमने क्या किया कि दो साइड लकड़ी को ज़मीन में गाड़ा और उसमें रस्सी बांध दी कि ताकि जब भी हम उसके पास पहुँचे तो डायरेक्ट कूदने लगे। तो कुछ ऐसी ही मेहनतों के बाद दिसंबर में फिजिकल हुआ, तो फिजिकल में मेरी जो 100 मीटर था मैंने 14 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था। 800 मीटर मेरा 2 मिनट 47 सेकंड में कंप्लीट हो गया था। जब मैं यहाँ दौड़ा करता था वही 800 मीटर की मेरी रनिंग 3 मिनट 30 सेकंड 3 मिनट 25 सेकंड में कंप्लीट होती थी। पर अगर आप हिली एरिया से आते हैं, अगर आप हिली रीजन से आते हैं, आपका एलिवेशन सी लेवल से ऊपर है, तो आपको दौड़ने में यहाँ टफ पड़ेगा। अगर वही आप नोएडा में दौड़ते हैं, यूपी में दौड़ते हैं, पुणे में दौड़ते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ इसके कंपैरिजन में आसानी होगी। लॉन्ग जंप मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। शॉर्ट पुट मैंने कभी कोशिश नहीं की थी, कभी मैंने शॉर्ट पुट ट्राई नहीं किया था, बट मैं वहाँ गया, पहली बार में मेरा शॉर्ट पुट नहीं हो पाया, मेरा एकदम लाइन में गिरा, और सेकंड टाइम में मैंने शॉर्ट पुट क्लियर कर लिया। नेक्स्ट डे ही मेडिकल हो गया और मेडिकल हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद फिर इंटरव्यू की बारी आई, तो इंटरव्यू के लिए मैंने क्या किया कि करीब 1 महीने पहले मैंने, या 20 दिन पहले मैं दिल्ली में चले गया। मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दिए और जो भी टैफ से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे, वो सारे पॉइंट को नोट करके उनकी खुद से प्रैक्टिस करके मॉक इंटरव्यूज़ दे के मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। इंटरव्यू मेरा 30 मई को था। मैं अपने बैच में 7th नंबर पे था, लास्ट नंबर पे था, मेरा शाम का आखिरी इंटरव्यू था। मेरा इंटरव्यू करीब 12 से 13 मिनट चला और मुझे लगा कि ये इंटरव्यू काफ़ी छोटा गया, तो क्या ख़राब तो नहीं होगा। पर मैंने जितने भी सवाल पूछे उनके लगभग ठीक ठीक जवाब दे दिए थे, तो मुझे वैसे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन था, पर लगा था कि कहीं इंटरव्यू छोटा तो नहीं रहा। 30th जून को मेरा रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट में लिस्ट में मैं नाम देखता हूँ। सबसे पहले मुझे एक फ्रेंड का कॉल आता है कि आपका नाम आया, तो मुझे लगा ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतनी भी कोई डेडिकेटेडली इसके लिए सीएपीएफ के लिए अच्छे से तैयारी की नहीं थी, तो बहुत मुश्किल है कि ये मेरा हो पाए। बट जैसे ही मैंने पीडीएफ में उसने बताया और मैंने नाम देखा, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, तो वो काफ़ी खुश थे। मैंने अपनी बहनों को और अपनी फैमिली को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, तो काफ़ी लोग खुश थे। तो उस दिन मुझे ना सिर्फ मेरे फैमिली को और मुझे भी एक रिलीफ मिल गया। जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मुझे अपने विद्यालय में आमंत्रित किया गया था, तो मैं वहाँ अपने अध्यापकों से मिला और स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया। तो वो फीलिंग को मैं वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। अब आगे मैं किसी भी फोर्सेस में जाऊंगा तो वहाँ देश सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहूँगा। प्रिपरेशन के टाइम पे बशीर बद्र जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे अक्सर मोटिवेट किया करती थी कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो कभी ना कभी ये जो वक्त है, ये वक्त भी चला जाएगा, इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ते रहता था। अगर अब मैं अपनी रिसोर्सेज की बात करूं कि सीएपीएफ के लिए आपको क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए जो मैंने किए, तो अगर मैं उनको आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो वो क्या क्या होंगे। तो पेपर 1 में अगर हिस्ट्री के लिए बोलें तो 3 पार्ट्स में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न अक्सर डिवाइड की जाती है। बाकी पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना पोर्शन सीएपीएफ में नहीं आता।
और आर्ट एंड कल्चर का भी अगर आप एंशियन मिडाइवल ही बोलो तो उसी के अंदर से आ जाता है, एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एंशियंट के लिए तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक और क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक पढ़ लोगे तो एंशियंट और मिडाइवल दोनों कवर हो जाएंगी। अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी क्लास 6th और क्लास 12th की वो भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस बने रहते हैं उनको देख सकते हो। अ, दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लो, दोनों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम राजीव अहीर सर की बुक आती है, उसे फॉलो किया। लेक्चर्स की बात करें तो बुक्स्तवा का यूट्यूब चैनल है, वो भी अच्छे लेक्चर्स हैं उसके यूट्यूब में। अगर फ्री लेक्चर्स की बात करूँ, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। प्रतीक नायक सर के लेक्चर हैं यूट्यूब पे, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ज्योग्राफी की बात करूँ तो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की एनसीईआरटी की बुक, क्लास 11th की दोनों बुक और क्लास 12th की दोनों बुक। क्लास 11th की दोनों बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 12th की ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट, फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन ज़्यादा है। हालांकि वो भी इम्पोर्टेंट है तो उसे भी नज़रअंदाज ना करें। टीचर की बात करूँ तो मैंने फॉलो किया, एक सुदर्शन गुर्जर सर हैं, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है मेरे को वहाँ से काफ़ी बेनिफिट हुआ, जो मैपिंग वो करवाते हैं। पॉलिटी की बात करूँ, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है, वो फॉलो कर सकते हैं CAPF के लिए। साथ में कोई भी लेक्चर यूट्यूब में, जैसे अमित किलोर सर के लेक्चर हैं या सिद्धार्थ अरोरा सर के लेक्चर हैं, बहुत टीचर्स के लेक्चर हैं। आप चाहो तो फॉलो कर लो किसी भी एक टीचर को, और बुक जो स्टैंडर्ड सोर्स है वो फॉलो करो। इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के नोट्स हैं, वैसे वो यूपीएससी वाले ज़्यादा फॉलो करते हैं, और सिविन सर, यूपीएससी सीएससी वाले सिविन सर के नोट्स हैं वो भी लोग फॉलो करते हैं, या रमेश सिंह सर की इकोनॉमी की बुक आती है वो लोग फॉलो करते हैं। कोई भी आपको जो सुटेबल लगे वो एक बुक फॉलो कर लो। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स के लिए क्या फ़ॉलो करना है। करंट अफेयर्स के लिए एक मैगज़ीन फ़ॉलो कर लो, कोई भी एक मैगज़ीन। साथ में न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल वाला पोर्शन आता है उसको अपना साथी बनाओ, क्योंकि ना सिर्फ वो आपको पेपर 1 में बेनिफिट करेगा, पेपर 2 में भी आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो लिखने की जो काबिलियत है उसको बढ़ाने में वो काफ़ी हेल्प करेगा। एडिटोरियल वाला पोर्शन या तो द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, किसी का भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर बात करें तो यूट्यूब में कोई एडिटोरियल एनालिसिस आता है तो साथ में चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग के फेज़ में कि आपको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो पता नहीं रहता, तो उस चीज़ के लिए पॉलिटी हमारी होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। उसके अलावा पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में ऐसे आते हैं, 4 ऐसे आते हैं, प्रेसी राइटिंग आती है, रिपोर्ट राइटिंग आती है और ग्रामर वाला पोर्सन आता है। तो जो पेपर 2 में आता है, पेपर 1 में अगर आपका कंटेंट अच्छे से तैयार रहेगा, अच्छे से प्रिपेयर रहेगा, तो पेपर 2 में हेल्प करेगा। पेपर 2 में जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक तो थोड़ा सोसाइटी वाला पोर्शन हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह तो सब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और एक इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए द मैक्रो हिल की बुक आती है, DGP अशोक कुमार सर की, वो बुक आप परचेज कर लीजिए। साथ में कोई भी कहीं भी लेक्चर देख लीजिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके नोट्स बना लीजिए। ऐसे का क्या है कि कुछ चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में से उसमें इंक्लूड करनी रहती हैं। अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखेंगे जहाँ इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाया हो, वहाँ से आप फ्री रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। आंसर राइटिंग पहले दिन से ना करें, कुछ कंटेंट आपका तैयार होने दें, कुछ आप सीख लो, तब आप अलग अलग अप्रोच लगा के, अगर आपका कंटेंट रहता है ना तो अप्रोच लगा के, अप्रोच आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि किस किस अप्रोच से आपको आंसर को टैकल करना है, किस किस अप्रोच से ऐसे लिखना है, कौन से ऐसे में क्या चीज़ें लिखनी है, वो विद टाइम समझ आ जाएंगी। प्रेसी रिपोर्ट राइटिंग के लिए वही कोई भी यूट्यूब चैनल। उसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन, अगर आप CDS को भी टारगेट करें तो वहाँ भी ग्रामर आती है। यहाँ पर थोड़ा ग्रामर में चीज़ें थोड़ा लिखने वाली आ जाती हैं, वहाँ पर MCQ फॉर्मेट में आता है, बट स्टिल ओवरऑल आपको ग्रामर वाला पोर्शन तैयार कर लेना चाहिए। अभी पेपर 1 का मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पोर्शन और जनरल साइंस के लिए क्लास 9th एंड क्लास 10th की आप साइंस की NCERT की बुक पढ़ लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। और मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल से आप फॉलो कर लो, बेसिक्स सीख लो, तो वो क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाते। वैसे तो इन्वायरमेंट इसका पोर्शन पेपर 1 का नहीं है, पर पेपर 2 में कभी ऐसे में लिखने को आ जाता है, तो इन्वायरमेंट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा क्लास 12th की बायोलॉजी की जो बुक है उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स को आप रीड कर लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद ये तो मैंने रिसोर्सेज की बात की।
रिसोर्सेज की बात आता है कि पढ़ना कैसे है। तो स्टार्टिंग में है तो पहले रीडिंग कीजिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग कीजिए, फिर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने, तो वो इतने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए कि आपको समझ आए, आपको वो बाज़ार में जाके बेचने नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आप नोट्स चाहे तो बनाएं चाहे ना बनाएं। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनका नोट्स बनाना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता था, जैसे स्पेक्ट्रम की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो खुद नोट्स फॉर्मेट में, लक्ष्मीकांत खुद नोट्स फॉर्मेट में, तो उसमें से क्या नोट्स बनाओगे। और स्टार्टिंग में नोट्स बनाने लगोगे सब इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन बाद में जैसे मेंस के कुछ टॉपिक होते हैं तो उनके लिए आप नोट्स बना सकते हो कि लास्ट टाइम पे उनका रिवीजन हो पाए। और उसके बाद एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि एक तो फिजिकली फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है। अगर आपका फैमिली से प्रेशर है तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा कि फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। अ, मतलब अगर ज़्यादा प्रेशर आता है तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ट्यूशन पढ़ा लें, साथ में कुछ जॉब कर लें। अगर नहीं है, आप फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, अच्छे घर से हैं और कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम होती है या फैमिली की प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में पढ़ें या घर में पढ़ें, अगेन डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। एक और चीज़ इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है इस टाइम पे क्या रिलेशनशिप रखना एक सही एडवाइस होगी। तो मेरा इसमें जो पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर आपको समझने वाला है, तो आप वो रिलेशनशिप को तोड़ने की मत सोचें, उसे कंटिन्यू रखें। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो उसे भी कंटिन्यू रखें, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे अगर आपका है तो उसे जाने मत दो, अगर अच्छा है, और नहीं है तो बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। नेवरदलेस मैं अपनी जर्नी से इतना ही कहना चाहूँगा। जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियों से मैं इसको कहना चाहूँगा, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हों, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हों। और मैं ये वीडियो रिपब्लिक डे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक।